चैप्टर 69। ऋषभ राघव को अच्छे से जानता था। वो जब भी ऑनलाइन राघव के लिए कुछ अच्छे कमेंट या पोस्ट देखता था तो सोचता था कि जरूर ये लोग अंधे होंगे जिन्हें राघव अच्छा और हैंडसम दिखता है। क्योंकि जिस राघव को वह जानते थे वो राघव खतरनाक माफिया था, लेकिन यहाँ मुंबई में हर कोई उसे ईमानदार और शालीन किस्म का आदमी समझते थे। वहीं दूसरी ओर राघव वहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक, क्योंकि आज उसकी पहली डेट थी और वह छोटी मोटी परेशानियों से अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। इसी बीच राहुल ओबरॉय को आने वाले तूफान का कोई अंदाजा नहीं था। वह आराम से मस्त एंजॉय कर रहा था, तभी उसे उसके आदमी का फोन आया जिसने बताया कि उन्हें राघव की कर में कुछ नहीं मिला। जिसे सुनकर वह झाला उठा और बोला, तुम लोग एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते? अगर सामान उसकी कर से नहीं मिला तो कहाँ गया? राहुल ओबरॉय को कोई अंदाजा नहीं था कि राघव को सब पता चल गया होगा। इस तो अभी भी यही लग रहा था कि उसके आदमी पैसे लेकर भी ढंग से काम नहीं कर पाए। उसने उसे आदमी से कहा, उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ जिसको मैंने पैसे दिए थे। राहुल ओबरॉय का मूड खराब हो गया था। वहीं एक कोने में एक छोटे लड़के को घूरते हुए वह धमकी भरे अंदाज में उसकी ओर बढ़ने लगा। जल्द ही वह कमरा चीख पुकार से गूंज उठा, जबकि बाहर खड़े बॉडीगार्ड आम लोगों की तरह बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़े रहे। कमरे का दरवाजा लगभग 2 घंटे बाद खुला। अब राहुल ओबरॉय फ्रेश दिख रहा था। उसका भारी शरीर पहले से ज्यादा आरामदायक दिख रहा था। वहीं उसके पीछे कमरे से खून की तेज स्मेल आ रही थी, लेकिन किसी ने भी अंदर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना फोन निकाला और नंबर डायल करते हुए कहा, आज रात का एंटरटेनमेंट तैयार है, चलो चलकर एंजॉय करें। ये कहकर राहुल ओबरॉय वहां से चला गया और उसके बाद किसी ने भी उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, जहां जगह जगह खून के धब्बे फैले हुए थे। वहीं बिस्तर पर पड़ा वह छोटा लड़का धवन से लटपट था। यह अभी क्लियर नहीं था कि वह भी जिंदा भी है या नहीं। तभी किसी ने पास आकर उसकी कलाई को पकड़ा और उसकी नब्ज चेक की तो देखा वह जिंदा है और उसे अस्पताल लेकर चला गया। कुछ देर बाद वहां सफाई करने वाले लोग आए। वे लोग ऐसे सीन को पहली बार नहीं देख रहे थे, इसलिए वे आदी थे। फिर भी किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि आधी रात को कुछ ऐसा होगा। दूसरी ओर सिया फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा आरव हमेशा की तरह किचन में भी जीत नहीं था, बल्कि सोफा पर बैठकर काम रहा था। ये देख सिया जल्दी से उसके पास आए और बोली, आरव क्या हुआ है? उसे उसकी चिंता थी कि कहीं उसकी हालत फिर खराब न हो गई हो। हालांकि वो अभी ठीक था, लेकिन पूरी तरह से मेंटली स्टेबल नहीं था। उसने कहा, सिया मैं ठीक हूँ, मैं बस खुश हूँ। और उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। आरव ने सिया से कहा, सिया वो बदमाश अरेस्ट हो गया। सिया ने जल्दी से अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर एक न्यूज देखी, जिसमें पुलिस राहुल ओबरॉय को अस्त व्यस्त हालत में अपने साथ लेकर जा रही है। खबर में बताया गया कि राहुल ओबरॉय की नाइट क्लब पर कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है, जिसमें ड्रम स्मगलिंग, इल्लीगल गैम्बलिंग शामिल है। किस खबर को देखते ही शौक रह गई। राहुल ओबरॉय के पास मुंबई में स्ट्रांग बैकअप है, फिर उसका एम्पायर इतनी आसानी से कैसे खत्म हो गया? क्या ये किसी अंडरकवर कॉप ने किसी अंडरकवर को ऑपरेशन के तहत किया था? जब सिया राहुल ओबरॉय के बारे में सोच रही थी, तभी आरव ने कहा, दिया उसे कर्म का फल कहते हैं। सिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक चिंगारी झलक रही थी, जिसे देख सिया ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यहाँ तक कि जहाँ सबसे कम रोशनी होती है वहाँ भी उम्मीद की एक किरण होती ही है। वह जानती थी यह सब इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ये कह दिया। आज भी राघव उसे लेने आया था। जैसे ही वह कार में बैठी उसने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या तुमने आज की न्यूज़ अपडेट अच्छी है? जिस पर राघव लापरवाही से कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राघव को पता था कि क्या हुआ होगा। ऋषभ ने क्रेडिट लेने के लिए सुबह ही उसे सब कुछ फोन करके बता दिया था। तापसी आने शॉट में राहुल ओबरॉय की कंडीशन बताई और फिर कहा, मुझे भी जानना है उसने किसको ऑफेंड कर दिया है। क्यों, तुम क्या करोगी? राघव ने उसकी ओर देखा। ओबियसली मैं भी जानना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति को इतने समय से पकड़ा न गया हो, उसका एम्पायर रातों रात अचानक से कैसे गिर गया? ये कोई काउंसिडेंस तो नहीं हो सकता। सिया ने बड़ी ही शांति से कहा, वो आरव की तरह नहीं थी।
उसने दुनिया को उससे कहीं ज्यादा देखा और समझा था, वह जानती थी कर्म जैसी कोई चीज नहीं होती। राघव ने सिया की शार्पनेस की तारीफ की और कहा, वो जो भी है, पर ये तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल, कहते हुए सिया के होठों पर मुस्कान आ गई। वो विहान के बहुत करीब था। मुझे जानना है कि क्या अब विहान को अपना डर है। तुम टेंशन मत लो, मैं विहान के मामलों की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। हालांकि मैं जानता हूं तुम और वह सच में साथ नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें उसके इतने करीब देखकर परेशान हो जाता हूं। सिया ने हैरानी से राघव को देखा। उसे तो यह एहसास नहीं था कि वह इतना जेलस भी हो सकता है। उसका रिएक्शन देखकर राघव ने आह भरते हुए कहा, सिया में भी एक आदमी हूँ। ठीक है, मैं उससे दूर रहने की पूरी कोशिश करूंगी। सिया ने कोई वादा नहीं किया, क्योंकि विहान ने कहा था कि उसके पास 3 साल पहले हुए एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों पर को काम पर लगा रखा है, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। अगर विहान के पास वाकई कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वह छुपाने वाली नहीं थी। सिया को राघव की पर्सनैलिटी बहुत टफ लग रही थी, क्योंकि सिया ने उसके कई रूप देख लिए थे, जिसमें कई वह जेंटल वार्मथ से भरा हुआ तो कभी डोमिनेटिंग, दबंग, मजाकिया और अब कंट्रोलिंग। उससे अब भी यकीन नहीं था कि उसकी असली पर्सनैलिटी कैसी है। खुद को रोक न पाने के कारण सिया ने एक्साइटेड होकर राघव की ओर देखा। उसकी निगाहों को देखते हुए राघव पर अपनी नज़र सड़क पर का रखी, लेकिन सिया का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और ये देख सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अपने उसे पल का एंजॉय कर रही थी, लेकिन दूसरी ओर विहान के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, क्योंकि विहान को राहुल ओबरॉय के अरेस्ट की पीछे की सच्चाई पता थी। क्योंकि ये ठीक तब हुआ था जब राहुल ने कहा कि वो राघव को सबक सिखाएगा और अगली सुबह उसके अरेस्ट होने की न्यूज आ गई। वो समझ नहीं पा रहा था राघव आखिर है कौन, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी के मामूली से प्रोफेसर के पास इतनी पावर तो नहीं हो सकती। ये सोचकर विहान खुद को रोक नहीं पाया और अपनी सबोर्डिनेट से बोला, क्या तुम्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला? जिस पर सबोर्डिनेट नहीं जल्दी से जवाब दिया, मिस्टर विहान, मिस्टर ओबरॉय की इस न्यूज़ ने सभी को अट्रैक्ट किया है और हर कोई इस टाइम अलर्ट है, बात करने को तैयार नहीं है। इस बात से विहान और भी ज्यादा नाराज हो गया और वह गुस्से में बोला, मुझे बहाने मत दो, मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं तुम लोगों के ऊपर सालाना इतना पैसा खर्च तुम्हारे बहाने सुनने के लिए नहीं करता। जिस पर सबोर्डिनेट ने फिर कहा, मिस्टर विहान, हल हो में कुछ न्यूज मिली है जिससे पता चला है मिस्टर ओबरॉय ने दिल्ली शहर के किसी नामचीन परिवार को ऑफेंड कर दिया है। क्या दिल्ली से? विहान ने भौहें से कुड़ी। क्या राघव का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है? विहान सोचने लगा। हाँ, सुना है वह कल मुंबई आए थे और कल ही मिस्टर ओबरॉय ने उन्हें निशाना बनाया था, जिसके कारण उन्होंने मिस्टर ओबरॉय को पलट कर रख दिया। क्या कल रात? पर कल रात तो राहुल ने राघव को निशाना बनाया था। क्या ये कोइंसिडेंस है? विहान मन में बोला। विहान को अभी भी लग रहा था ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, बल्कि सोची समझी प्लानिंग है। क्या तुम्हें उसे इंसान की पहचान के बारे में कुछ पता चला? विहान ने अपनी सबोर्डिनेट से पूछा, जिस पर सबोर्डिनेट ने कहा, मिस्टर विहान, आई एम सॉरी, इससे ज्यादा हमें कुछ भी पता नहीं चला है। ठीक है, जाने दो, ये उसका फॉर्मेट था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, विहान ने सोचते हुए कहा, क्योंकि उसने राहुल ओबरॉय को पहले ही वार्निंग दी थी कि वह अननोन पर्सन से न उलझे। हालांकि राहुल ओबरॉय जब तक सामने वाले से नहीं उलझता था, जब तक वह उसे अट्रैक्ट नहीं होता था। कुछ सोचते हुए बिहार ने फिर से अपने सबोर्डिनेट से कहा, राहुल ओबरॉय पर नज़र रखो और उसे किसी से भी बात मत करने देना। विहान नहीं चाहता था राहुल कुछ भी ऐसा बताएं जो उससे रिलेटेड था। हालांकि उसके पास ऐसा कुछ नहीं था तो बताने लायक हो, फिर भी अलर्ट रहना सेफ होता है। सबोर्डिनेट विहान के आगे गर्दन झुकाकर वहां से चला गया। विहान अभी भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसे डाउट था कि ये सब जो रहा है वो उतना भी सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल करते हुए हेलो कहा। दूसरी ओर से शौर्य की आवाज आई। मैंने सुना है तुम भी दिल्ली से हो? विहान ने हिम्मत करके पूछा। मिस्टर विहान, आप क्या जानना चाहते हैं? शौर्य नहीं, सीधे सीधे पूछा। तुम्हें राहुल ओबरॉय के बारे में तो पता ही होगा, है ना? विहान ने पूछा। हाँ, आज सुबह ही पता लगा मुझे।
शौर्य ने जवाब दिया, जिस पर विहान ने पूछा, तो क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि उसने किसे ऑफेंड किया होगा? जिस पर शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। शौर्य को शांत देखकर वो समझ गया, शौर्य बदले में कुछ चाहता है। तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब बताओ, विहान ने इरिटेट होते हुए कहा। जिस पर शौर्य ने कहा, मैंने सुना है उसने राठौर फैमिली के किसी मेंबर को ऑफेंड किया है। ये कहने के बाद शौर्य ने कॉल कट कर दिया, जिसे देख विहान हैरान था और खुद से बोला, राठौर फैमिली। उसने जल्दी से अपने आदमियों को दिल्ली के राठौर फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकलने को कहा। राठौर फैमिली दिल्ली की जानी मानी फैमिली थी, जिसकी इंफॉर्मेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। विहान के लोगों ने जल्द ही सारी इंफॉर्मेशन विहान तक पहुंचा थी, जिसे देखने के बाद विहान ने कहा, इन्वेस्टिगेट करो, क्या दिल्ली में कोई शेखावत फैमिली भी है? अपना फ़ोन कट करने के बाद विहान ने मोबाइल में एक फ़ोटो देखी जिसमें राघव ने सिया का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देख उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने खुद को कंट्रोल करके सिया को कॉल लगा दिया और कहा, हाय सिया, तुम सैटरडे को मेरे साथ चल रही हो ना? सिया उसे समय राघव के साथ डिनर कर रही थी। उसने एक नज़र राघव को देखा। वही राघव को अंदाजा हो गया था कि फ़ोन के दूसरी तरफ कौन हो सकता है। उस ए भौहें से कुड़ी वही सिया राघव की नज़रों को न देखा करते हुए बोली, बिल्कुल मिस्टर विहान, आपके साथ चलने के लिए तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अब क्या करेगा राघव, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड। और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।